मुकुटपुर के राजा मुकुटहरि अपने राज्य में सुबह सुबह मुकुटपुरी वाहन पर बैठकर भ्रमण किया करते थे। एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि एक चुड़ैल रूपी औरत एक बच्चे को उस राज्य से उठाकर ले जा रही है। तभी मुकुटहरि महाराज उसका पीछा करते हैं, लेकिन अचानक वह गायब हो जाती है। तभी महाराज चिंता में आ जाते हैं और अपने राज्य की तरफ लौट जाते हैं। तभी दरबार में उस बच्चे की माँ और पिताजी आते हैं और वह सारी बात कहते हैं, लेकिन राजा को पहले से पता था कि किसी गांव वालों ने उनके बच्चे को नहीं चुराया है, बल्कि एक चुड़ैल चुराई है। परंतु मुकुटहरि महाराज उस औरत को शांति का आभास दिलाने के लिए अपने सेनापति से कहते हैं, सेनापति जी, आप राज्य के हर कोने में जाइए, जैसे ही वह बच्चा मिलता है मेरे पास सूचना दीजिए। तभी सेनापति अपने सिपाही के टुकड़ी के साथ वह राज्य में खोजने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आसमान से एक चिट्ठी गिरती है और उसमें से आवाज आती है, जाओ इसे महाराजा के पास पढ़कर सुना देना। तभी वह चिट्ठी महाराजा के पास पहुंचता है। महाराजा की जय हो। महाराज, जब हम सुंदरीपुरी जंगल से गुजर रहे थे तो यह चिट्ठी आसमान से गिरती हुई मिली और इसमें से आवाज भी आई थी कि जाकर महाराजा को सुना देना। ठीक है, सुनाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है? जिस बच्चे को आप खोज रहे हैं महाराज, वह मेरे कब्जे में है, यानी कि मैं मायावती सुंदरपुर के सुंदर घराने की रानी। हमारी एक ही शर्त है कि आप जल्दी से जल्दी शादी कर लें, तभी वह बच्चा आपको मिलेगा। अरे, यह कैसे हो सकता है? जिसे मैंने देखा था वह तो एक चुड़ैल थी। लगता है हमारी नजरों से कुछ धोखा हुआ है। महाराज, आप कहें तो आज ही हम लोग आक्रमण करने के लिए तैयारी करें। आज रात में ही उस पर दावा बोल देंगे। नहीं सेनापति, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो मैंने सुबह देखा था वह कुछ और था और जो तुमने चिट्ठी में लिखा हुआ सुनाया यह कुछ और है। आखिर महाराज, हम लोग क्या करें? हम लोग ऐसे ही प्रजा को परेशानी में नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं यह समझ रहा हूँ, इसीलिए तुम हमारी शादी करने के लिए लड़की ढूंढो जो बुद्धि और सुंदरता में थोड़ी सी भी कमी न हो। तभी ढूंढते ढूंढते कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन वैसी लड़की नहीं मिलती है जैसा राजा ने बोला था, जो कि बुद्धिमान भी हो और सुंदरता में भी कमी नहीं हो। तभी वह महाराजा के पास उपस्थित होता है। सेनापति जी, जो मैंने तुम्हें काम दिया था वह काम पूरा हुआ? महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमने पूरे राज्य में लड़की ढूंढा, लेकिन वैसी लड़की कहीं नहीं मिली जैसा आप चाहते हैं। कोई बात नहीं सेनापति, अपनी तलाश को जारी रखो और हो सके तो आसपास के राज्य में भी ढूंढो, ताकि वह लड़की हमारी पसंद की मिल जाए। ठीक है महाराज। उसके सेनापति ने अपने खास दूतों से बोला, अगर ऐसी लड़की मिले तो हमें तुरंत बताओ, ताकि हमारे राजा का शादी हो सके और हमारे जो भी प्रजा संकट में है उनकी परेशानी दूर हो सके। लेकिन कई हफ्तों बीतने के बाद वैसी लड़की कहीं नहीं मिली। तभी वह अपने राजा के पास उपस्थित हुआ। महाराज, वैसी लड़की तो कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन आपसे एक बात पूछूं? ठीक है सेनापति, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। महाराज, हमारी बात मानो तो आप एक गरीब आदमी बनकर एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमे, फिर हो सकता है कि वो आपको लड़की मिल जाए। राजा को वह सेनापति का सलाह बहुत पसंद आया। उन्होंने एक गरीब व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और महल से निकल गए। अभी वह महल से बाहर निकले ही थे कि एक लकड़हारे से उनकी मुलाकात हुई, जो कि वह गांव जा रहा था। अगर तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे तो मैं तुम्हें उड़न खटोला पर बैठा लूंगा। अरे भाई, तुम तो पहले से ही पैदल चल रहे हो, तुम उड़न खटोला पर मुझे क्या बैठाओगे? राजा उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया। दोनों लोग साथ साथ चलने लगे। वह थोड़े दूर चलते ही हैं कि एक मैदान से होकर गुजरते हैं। कितना सुंदर मैदान है, लेकिन यह पता नहीं कि यह सूखी हुई है कि भीगी हुई है। तुम्हें यह नजर नहीं आता कि यह मैदान सूखी हुई है या भीगी हुई है? मेरे भाई, बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो दिखता है वो होता नहीं। बेचारा लकड़हारा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह बोल क्या रहा है और मैं समझ क्या रहा हूँ। तभी उसी रास्ते से एक दही बेचने वाला एक गरीब व्यक्ति जा रहा था। दही ले लो, दही ले लो, ताजी ताजी दही ले लो, मीठी मीठी
दही ले लो। अरे भाई, यह क्या बेच रहा है? अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? लगता है तुम्हारा दिमाग का नट ढीला हो गया है। तभी चलते चलते शाम हो गई और उस लकड़हारे का घर भी आ गया था। अरे भाई, तुम कहाँ जाओगे? मेरी मंजिल बहुत दूर है, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि तुम कल सुबह ही चले जाना, क्योंकि तुम थक भी गए होगे और भूख भी लगी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 3 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। क्या तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसी वर्ष उसके अपने घरों में प्रवेश करा दूं। इतने देर में ही लकड़हारे अपने घर पर पहुंच जाता है। बहुत देर तक उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि एक उसके पति के साथ एक अजनबी है। वह हैरान हो गई। लकड़हारे का घर बहुत ही छोटा था, लेकिन साफ सुथरा था, जैसे कि वह अपनी पूरी जिंदगी की कमाई घर बनवाने में लगा दिया हो। तभी एक कमरे से एक लड़की निकल कर आई। जैसे कि मालूम पड़ता है कि आसमान से चांदनी पृथ्वी पर उतर आई है। कितना सुंदर मकान है, लेकिन एक छत की जरूरत है। लकड़हारा सुनकर झंझना गया। उसे लगा कि वह इतना मेहनत से मकान बनाया है और छत भी ढलवा दिया है, जबकि वह आदमी कह रहा है कि इसमें एक छत की जरूरत है। अरे भाई, आप इन बातों को छोड़ो, जल्दी से हाथ पैर धो लो, फिर हम दोनों लोग खाना खाते हैं। रात के खाना खाने के बाद मैं टहलता हूँ, यह सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं कुछ देर में वापस आऊंगा, तुम दरवाजा बंद कर लो। बड़ा ही अजीब आदमी है, रास्ते में बड़ा ही अनसन बातें कर रहा था कि जैसे कि हमारा दिमाग ही खराब हो गया। यह कहकर अपनी बेटी और पत्नी को शुरू से अंत तक वह सारी बात सुनाई। लड़की ने एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुना। पिताजी, यह आदमी कोई बेवकूफ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही बुद्धिमान है। अरे बेटी, जरा सोचो तो, हम दोनों पैदल ही जा रहे थे, तब उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे तो मैं तुम्हें उड़न खटोला पर बैठा लूंगा। पिताजी, उसका कहना बिल्कुल सही था। उड़न खटोला का मतलब पीठ पर, जैसे माँ अपने बेटे को गोद में लेती है, पिता अपने बेटे को कंधे पर बैठाते हैं और बड़ा भाई अपने पीठ पर बैठाता है। उसी प्रकार वह आपको छोटा भाई समझ रहा था और छोटे भाई का नाते वो अपने पीठ पर बैठाने को कह रहा था। चलो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन यह बताओ कि दही बेचने वाला आदमी बोल बोल कर जा रहा था, दही ले लो, दही ले लो, लेकिन वह यह क्यों पूछा कि वह क्या बेच रहा है? पिताजी, इस बात का भी गहरा मतलब है। आज के समय में सारे लोग दही में पानी मिलाकर बेचा करते हैं। अगर दही में पानी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वह दही नहीं रहती, वह माठा के समान हो जाता है, क्योंकि उसका गाढ़ापन खत्म हो जाता है। उसका कहने का मतलब यही था कि दही बेच रहा है कि माठा बेच रहा है। लेकिन यह सूखी मैदान को देखकर यह क्यों कहा कि यह भीगी हुई है कि यह सूखी हुई है? बात यह है कि पिताजी, बारिश होने के बाद ऊपर से जमीन सूखा हो जाता है, लेकिन अंदर से बहुत ही गीला रहता है। अगर अचानक उस पर पैर पड़ती है तो हमें गिरने की भी संभावना होती है, इसीलिए उसने पूछा। हो सकता है बेटी, जो तुम कह रही हो वही सही हो, लेकिन वह हमारे मकान के बारे में ऐसा क्यों कहा कि अभी हमारी छत की जरूरत है, जबकि हमारी छत तो पहले से ही ढली हुई है? पिताजी, उसने इस मकान के बारे में नहीं कहा था, वह हमारे बारे में कहा था, क्योंकि हम अभी कुंवारी हैं और हमारी शादी नहीं हुई है। हमारी जब शादी हो जाएगी तो हमारा एक पति हमारे जीवन भर हमारी रक्षा करेगा, जिस प्रकार एक छत एक घर की रक्षा करती है। असल में वह राजा टहलने नहीं गया था, वह दरवाजा के पास खड़ा होकर वह सारी बातें सुन रहा था। तभी वह दरवाजे से अंदर आया। अरे भाई, तुम तो बहुत पहुंचे हुए विद्वान मालूम पड़ते हो। हम इस राज्य के राजा हैं। भगवान का शुक्र है कि मैं जिस तरह का पत्नी चाहता था वो आज मिल गई। अरे महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, यह आज से हमारी पत्नी है। यह कहकर वह सोने का
थाली निकालकर लकड़हारे को देते हैं और लकड़हारे की बेटी के मांग में सिंदूर डाल देते हैं और कहते हैं, फिलहाल मैं अपने राजमहल की तरफ जा रहा हूँ। हमारे राज्य में कोई संकट आ गया है और एक सप्ताह के बाद हमारी शादी धूमधाम से होगी, जो कि एक रीति रिवाज के अनुसार होगी। तभी वह मुकुटप्रिया वाहन आता है। वह उस पर बैठ जाते हैं और उसी रात उस महल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है वह चुड़ैल महल में आती है और सेनापति को वह बच्चा दे देती है और कुछ देर में ही उसका शराब से मुक्ति मिल जाता है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं यह सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। यह महामुनिवर के तरफ से मुझे श्राप मिला था कि जब तक महाराज मुकुटपुर के राजा शादी नहीं करेंगे तब तक मैं असली रूप में नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं माफ करता हूँ। तभी सेनापति महल से निकलकर उस औरत के पास पहुंचता है जिसकी बच्चे खो गई थी और उसे दे देता है।